हेलो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर फिजिक्स के सारे चैप्टर्स का एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर के सब टॉपिक्स का प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी नीट के अंदर PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। ज़्यादा पंचायती नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हैं 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट पर। बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे कि एक चार्ज अगर रेस्ट पर है तो वो अपनी सराउंडिंग में क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में यहाँ सीखेंगे। आगे दो टाइप के और चार्जेस के हम मोशन जब होगा तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। एक जब कांस्टेंट स्पीड से तब, और जब एक्सीलरेट करेगा उसकी चर्चा बाद में करेंगे जब वो अगले टॉपिक्स में आएंगे। तो चलिए, तो यहाँ जो स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ चार्ज व्हेन दे आर एट रेस्ट। मतलब चार्जेस जब रेस्ट पर होंगे तो वो क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। अब पूरे चैप्टर में या आप समझ लीजिए 12th का पूरा पोर्शन लगभग 90% वो चार्ज पे बेस्ड है। तो पहले हम ये देखें भाई चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या है, बिल्कुल जैसे आप बोल सकते हैं कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है, मास होती है, वैसे ही एक चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। मान लो दो मासेस को अगर आसपास रखोगे तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वो क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरी तरफ खींचते हैं। वैसे ही अगर दो बॉडीज़ हैं और वो आसपास रखी हैं और उनके पास चार्ज है तो वो या तो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को या फिर वो रिपेल करती हैं। तो हम यहाँ से चार्ज की डेफिनेशन लिख सकते हैं। चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी बॉडी की या पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो एक बॉडी को अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, हम उसको C से नोट करते हैं, ठीक है। और CGS यूनिट जो है उसका वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहलाता है। या इसको हम एक कूलम और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर रिलेशन देखें तो एक कूलम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अब ये चार्जेस बॉडी में कहाँ पर होते हैं हम उसके बारे में पहले पता लगाएं। भाई चार्जेस एक बॉडी में किसके पास होते हैं, बेसिकली एटम्स के अंदर होते हैं। अब एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें पूरे एटम की तो एटम तो भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज उसके अंदर होते हैं, बिल्कुल चार्ज उसके अंदर होते हैं। चार्ज के अंदर अगर ये एटम की बात हम करें तो एटम के अंदर क्या होता है, आपको बेसिकली 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। जो पहला पार्टिकल है हम इसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल में बेसिकली घूमता हुआ दिखेगा आपको। उस पर जो चार्ज होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, और उसका मास कितना है, वो होता है बेसिकली 9.1 × 10⁻31 kgs। और फिर अगर हम अंदर जाएं तो बेसिकली एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपको 2 पार्टिकल्स मिलेंगे, एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन। हम कंबाइनिंगली इन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर जो चार्ज होता है वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। और जो इसका मास होता है वो 1.673 × 10⁻27 kgs, लगभग 1800 मतलब टाइम ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। भाई न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं रहता, ठीक है। और उस पर मास लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, सॉरी प्रोटॉन के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 1.675 × 10⁻27 kgs रहती है, ठीक है। अब जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। इसी वजह से एटम क्या होता है, एक बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल चीज़ कहलाती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। सबसे पहली चीज़ अगर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, तो पहली प्रॉपर्टी जो आपकी चार्जेस की है कि भाई ये है एक स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है, ये कोई वेक्टर नहीं है, सीधा सीधा आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर लाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार्ज किसी भी बॉडीज़ पर वो दो टाइप के दिखेंगे, या तो बॉडी होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर बॉडी होगी आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज किस टाइप की बॉडी को कहा गया? भाई अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बाहर निकले, ठीक है, तो हमें पता है कि एटम तो क्या था भाई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, और उस बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब अब एक्सिस में क्या हो गया, बेसिकली न्यूट्रॉन्स हो गए। तो न्यूट्रॉन्स हो गए तो ओवरऑल चार्ज बॉडी पर क्या आ गया, वो आ गया पॉजिटिव। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहलाते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका पॉजिटिव चार्ज। वहीं अगर हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी को बोलेंगे तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है बाहर से, ठीक है। हमने दो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रख दिए तो एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से वो बॉडी क्या कहलाती है, वो नेगेटिवली चार्ज कहलाती है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बेसिकली फ्रैंकलिन साहब थे, उन फ्रैंकलिन साहब इनके क्या हैं, आप समझ लिए माता पिता हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का नामकरण करने के लिए। मतलब इसका जो नामकरण किया था पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का, ठीक है, वो किसने किया था, फ्रैंकलिन साहब ने किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी है जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और नेगेटिवली चार्ज वो बॉडी है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। वो इनका नाम कुछ ऊपर नीचे छोटा मोटा भी रख सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव रखा, तो हम उसी चीज़ को आज तक कंसिडर करते हुए यहाँ पर आए हैं। अब किसी भी बॉडी के बेसिकली चार्जेस के तीन टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये तो लाइक चार्ज हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं भाई साहब, ये आप बचपन से सीखते हुए आए हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, ठीक है। तो इनमें होती है दुश्मनी, क्या होती है, दुश्मनी, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अनलाइक चार्जेस की, अनलाइक मतलब आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो आपस में प्यार करते हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे को खींचते हैं, आजा भाई आजा पास आजा, ठीक है। तो वो एक दूसरे को प्यार करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी पे बेस पूछ लिया जाता है कभी कभी। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, आपके सामने रखा हुआ है, मेरे पास बॉडी ए और बॉडी बी हैं, दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं। बॉडी ए को मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए और बॉडी बी से मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो ये बॉडी हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज और बॉडी बी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पर कौन सी बॉडी का मास ज़्यादा होगा अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर हम बात करें नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर तो हमने यहाँ पर ऐड किए इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले, तो एडिशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ तो होता है, नेग्लेजिबल हम मानते पर कुछ तो है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, तो मास भी हमने ऐड किया, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, और इस केस में हमने इलेक्ट्रॉन्स मारे तो मास भी इसमें हमने निकाला है। तो एक बात याद रखें कि नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी है वो क्या होती है, वो हैवियर होती है एज़ कंपेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखें। अगली जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो कंजर्व मतलब क्या है आपको ये समझना है। मान लो मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम में मेरे पास 2 दोस्त हैं, ये गोलू और ये मोलू, ठीक है। तो गोलू के सर पर बेसिकली +5 चार्ज है या +5 कूलम है और मोलू के पास -2 कूलम है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से दूर खड़े हुए हैं, मैंने इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया। अब गोलू मोलू को थोड़े इमोशनल हो गए, वो एक दूसरे से गले मिलते हैं और गले मिलकर वो दूर चले जाते हैं। तो गले मिलने के बाद हम एज्यूम कर लेते हैं भाई गोलू पर
1 कूलम चार्ज बचा +1। तो हम अगर आपसे पूछें तो भाई साहब कि मोलू पर कितना चार्ज है, तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि भाई ओवरऑल चार्ज इस सिस्टम का कंजर्व रहेगा। पहले चार्ज सिस्टम पे कितना था, 3 कूलम था, ठीक है, +3। अभी भी +3 होगा, तो गोलू का चार्ज है +1 कूलम। अब चार्ज ऑन मोलू अपने को निकालना है, वो मुझे पता है +3, तो चार्ज ऑन मोलू कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा बेसिकली 2 कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, विद इन ए सिस्टम चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हो सकता है, वो ट्रांसफ़र ज़रूर हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख दी हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का। इसका मतलब ये होता है कि टोटल चार्ज किसी भी एक क्लोज सिस्टम का क्या रहेगा, वो रहेगा अनचेंज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। क्वांटाइज्ड क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन का मतलब है, क्वांटाइजेशन का मतलब पहले हम समझेंगे क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम अपनी इंडिया में बात करें, ठीक है, तो सबसे छोटी तो अपनी करेंसी मतलब रुपीज़ की जो मतलब अपने को डिनोमिनेशन मिलता है, मतलब सबसे छोटा जो आपको आरबीआई आज के टाइम में अपने को अपनी करेंसी के फॉर्म में देता है वो 1 रुपया देता है। पहले उससे छोटी भी आती थी, बट मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो 1 रुपये क्या हुआ, सबसे छोटी करेंसी है। तो उसके ऊपर जितनी भी अपने पास करेंसीज आ रही है उसकी इंटीजर वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो कि 5 रुपये का नोट छाप रही है तो वो 5 टाइम्स ऑफ 1 रुपया हो गया, 10 रुपये का नोट हो गया 10 टाइम्स हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया आपका 100 टाइम्स हो गया, ठीक है। मतलब या फिर आप अगर बात करो कि भाई 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपये तक, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो वैल्यूज़ हैं जितनी मैंने बोली 1 रुपये के बाद, वो सब के 1 रुपये के बेसिकली इंटीजर मल्टीपल है। मतलब एक फाइनाइट हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। उस फाइनाइट स्मॉलेस्ट वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल आगे के जो भी अपने को रुपए मिलेंगे वो उसी के मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है। या मार्केट में आज के टाइम में आप कोई चीज़ लेने भी जाओगे तो वो आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 15 रुपये इस तरीके से मिलेगी, ना कि आपको 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, 3.5 रुपये इस तरीके से नहीं मिलेगी। क्योंकि अपने पास 3.5 रुपये आज के टाइम में चलते ही नहीं, मतलब 50 पैसे चलता ही नहीं है, ठीक है ना। पहले ज़रूर होते थे पर अब नहीं है। तो आप इसी तरीके से अगर हम एक किसी भी बॉडी पर बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या है, वो बेसिकली क्वांटाइज्ड है। एक सबसे छोटी वैल्यू होती है स्मॉलेस्ट चार्ज किसी भी बॉडी पर, ठीक है। और उस स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है किसी भी बॉडी पर वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और उसी वैल्यू के बेसिकली इंटीजर मल्टीपल होगा किसी बॉडी पर चार्ज। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है बेसिकली ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो किसी बॉडी पर अगर हम चार्ज की बात करेंगे वो इसी वैल्यू का क्या मिलेगा, इंटीजर मल्टीपल मिलेगा, समझे क्या। तो हम बोल सकते हैं भाई टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी कैपिटल Q अगर मैं लिखूं वो क्या होगा, ±n इंटू ई। ई बेसिकली क्या है, वो स्मॉलेस्ट फाइनाइट वैल्यू है, और n वहाँ पर क्या है, वो है नंबर ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडीज पे गए हैं या उससे निकले हैं, समझे क्या। तो ये क्वांटाइजेशन की बात हो गई, ठीक। अब फिफ्थ क्वांटिटी आप समझिए, चार्ज क्या है, एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। इनवेरिएंट का मतलब ये है कि चार्ज बेसिकली रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, या वो जो बॉडी है कितनी स्पीड से चल रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो मान लो एक बॉडी है, उसको मैं 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहा हूँ, ठीक है, या उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा रहा हूँ। उस बॉडी पर चार्ज अगर कुछ है तो वो हमेशा वही रहेगा जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी, ठीक है। और मैं सेम चीज़ बोल दूँ कि चार्ज को मैंने पहले अर्थ पे रखा, मैं उसको मून पे ले गया, तो क्या चार्ज चेंज होगा,
नहीं चेंज होगा। ठीक है, एक बार इस पे बेस क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है 2011 में, आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। बट वहीं अगर हम मास की बात करें, ठीक है, तो आइंस्टाइन साहब के हिसाब से, मतलब उनकी फिज़िक्स के हिसाब से हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोलते हैं, या रिलेटिविटी फिज़िक्स उनकी, आपने अगर किसी ने पढ़ी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को छूना ही मत, ज़रूरत नहीं। मास चेंज होता है बॉडी का, स्पीड के हिसाब से मास चेंज होता है। वो क्या होता है, m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v² अपॉन c²। m0 यहाँ पर क्या है, वो है रेस्ट मास उस पर्टिकुलर बॉडी का, v है स्पीड ऑफ द बॉडी, और जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हो गई बॉडी की। ठीक, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप उस पर अपने डाउट्स कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए आपके डाउट्स बताने में, बट 100% मैं आपके डाउट्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी हमने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए, तो बॉडी पर चार्ज कितना होगा और कैसा होगा ये अपने को बताना है। तो हमने क्या करा है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालें, कितने, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालें। इसका मतलब बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये तो हम समझ गए। ठीक है, अब कितना चार्ज आएगा, अभी हमने से देखा, कैपिटल Q किसके इक्वल होगा भाई, N × E के बराबर होगा। ठीक है, अब Q किसके इक्वल है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने आपने, 10⁻18, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 होता है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अपने पास 0.16 कूलम, ये उस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इनिशियल चार्ज है एक बॉडी पर पहले से ही +5 कूलम, अब उससे हमने 10⁻90 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर दिए, तो टोटल चार्ज बॉडी पर कितना हो जाएगा ये पूछा गया। मतलब एक बॉडी है, पहले से ही 5 कूलम चार्ज था, अब उस बॉडी से हमने और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए 10⁻19, तो निकाले हैं तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और उस पर, तो वो कितना आएगा हम निकाल लेते हैं पहले इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद। तो कैपिटल Q हम इसमें क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो कितनी हो जाएगी, NE, N है यहाँ पर 10⁻19, E है 1.6 × 10⁻19, मतलब 1.6 कूलम चार्ज और उस बॉडी पर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज मैं अगर लिखूँ उस बॉडी पर तो कितना हो जाएगा, 5 + 1.6, मतलब ये आपका 6.6 कूलम टोटल चार्ज उस बॉडी पर हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी चलिए नेक्स्ट बेसिकली क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट किए 1 सेकंड में एक बॉडी से, तो बताना है हमें उस बॉडी पर टोटल चार्ज 3 म्यू कूलम आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब उस बॉडी पर जो चार्ज है कितना है बच्चों, 3 म्यू कूलम है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उससे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई उससे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ये जो हमने निकाले वो n निकाले, और कितने टाइम में निकाले, वो t टाइम में निकाले। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो उस पर आ जाएगा, ठीक है, तो n × बेसिकली t × E आ जाएगा, बेसिकली उस बॉडी पर क्या टाइम, सॉरी टोटल चार्ज जो आ जाएगा। तो अब बेसिकली ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, अपना आंसर लेकर आएँ। तो कैपिटल Q है 3 × 10⁻⁻6, n है कितना यहाँ पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में उससे निकाला जा रहा है, और t टाइम लग रहा है ये टोटल चार्ज अचीव करने में, और ये 1.6 × 10⁻19 उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कैलकुलेशन में अगर आप देखोगे तो
3/1.6 और ये नीचे आएगा 10⁻⁻19 और ये 10⁻⁻13 हो जाएगा। ये है 10⁻⁻6 पहले से ही, तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 7। तो 3/1.6 इंटू 10⁻7 ये सेकंड्स इसको लगेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स इस बॉडी पर कितना चार्ज आने में लगेगा, 3 म्यू कूलम चार्ज आने में लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। अब किसी बॉडी पर चार्ज कैसे हम ला सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, फील भी किया होगा बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़। ठीक है, हम फ्रिक्शन से दो बॉडीज़ पर चार्ज अचीव कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, मैंने इन दोनों को रब कर दिया एक दूसरे से, मतलब घिस दिया एक दूसरे के ऊपर। तो ये भी न्यूट्रल थी पहले और ये भी न्यूट्रल थी। ठीक है, और ये करा होगा आप लोगों ने, मतलब आपके पास कोई भी एक प्लास्टिक की चीज़ है, उसको आप अपने सर पर थोड़ी देर घिस दो तो आपको कैसा होगा भाई, जैसे ही उस प्लास्टिक की चीज़ को आप हटाओगे तो आपके बाल ना थोड़े अट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर। तो क्या हुआ, अट्रैक्शन का मतलब क्या, पहले तो नहीं अट्रैक्ट कर रहे थे, नॉर्मल तरीके से अगर रखोगे तो आपके बालों पर या आप रॉड पर किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज है और किसी एक पर नेगेटिव आया, मतलब इक्वल अपोजिट चार्ज आए। ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉडीज़ एक दूसरे को क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। वैसे ही अगर मैं ए और बी को यहाँ पर रब करूँ तो रब करने से क्या होगा, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दूसरी बॉडी पर चले जाएंगे। ठीक है, और मान लेते हैं हम, चलो ए से निकले तो ए पे पॉजिटिव मतलब प्लस क्यू चार्ज आ गया, सेम बी पर माइनस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो इस तरीके से हम दो बॉडीज़ को फ्रिक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और ये बेसिकली इंसुलेटर बॉडीज़ को चार्ज करने का तरीका है। ठीक है, और किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किस पर जाएंगे वो डिपेंड करता है किस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। वर्क फंक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है, एक मिनिमम एनर्जी किसी बॉडी को कितनी चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, आप ये बोल सकते हैं। तो जिसका वर्क फंक्शन कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और जाते दूसरी बॉडी पर जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये रब करने से या फ्रिक्शन से चार्जिंग का तरीका है। दूसरा बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए एक पहले से ही कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है, ये चार्ज है। दूसरी एक न्यूट्रल बॉडी रखी मैंने, दोनों कंडक्टर हैं, चार्ज भी हो सकती है बी बॉडी, मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज था। तो यहाँ क्या होगा, मैं बी को या तो ए से टच कर दूँ, चिपका दूँ लाकर, या फिर एक वायर से कनेक्ट कर दूँ इस तरीके से। तो यहाँ क्या होने वाला, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा और फ्लो रुकने के बाद, ठीक है, इन बॉडीज़ पर जो चार्ज आएंगे, मान लो ए पर आ गया Q1 और बी पर आ गया Q2, बट Q1 प्लस Q2 अभी भी Q के बराबर रहेगा, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से। ठीक है, और चार्ज किधर फ्लो करते हैं थोड़ा सा ये याद रखें। ठीक है, बेसिकली कब तक फ्लो करते हैं, वो तब तक फ्लो करते हैं जब तक दोनों बॉडीज़ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्जेस विल फ्लो till their potential become equal। जब तक उनका दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक बॉडीज़ क्या होगी, बेसिकली एक दूसरे से चार्ज ट्रांसफ़र करती रहेंगी। ठीक है ना, और हम आगे बात करें जो तीसरा तरीका है जो कॉमनली यूज़ होता है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन में मैं ये हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, खरबूजे का रंग देख के बदलता है, बड़ी पुरानी कहावत है एक। हम कोई भी एक बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, ये इंसुलेटर भी हो सकती है, ये कंडक्टर भी होती है, इस पर पहले से चार्ज है। मेरे सामने एक कंडक्टर रखा हुआ है,
ठीक है। अब ये कंडक्टर है न्यूट्रल। अभी क्या करेगा भाई, अभी हम पीछे सीख कर आए कि पॉजिटिव चार्ज को प्यार होता है नेगेटिव चार्जेस से। तो ये क्या करेगा, ये पास वाले सरफेस पे, इस कंडक्टर के पास वाले सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है। और उसके दूर वाले सरफेस पर क्या चला जाएगा, बेसिकली हम मानते हैं कि भाई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। होता नहीं है बेसिकली, क्योंकि भाई यहाँ पर मोशन जो भी होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है, वो प्रोटॉन्स का नहीं होता है। बट हम ऐसे ही कर रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी प्यार से और पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा देगी दूर वाले सरफेस पर। पर अभी भी ये बॉडी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं इसको हटा दूँगा तो क्या हो जाएगी, बॉडी वैसे की वैसी हो जाएगी पहले जैसी थी। अब चार्ज कैसे करें इसको, एक सवाल आता है। दो तरीके से चार्ज कर सकते हैं हम इसको। मेथड वन ये है कि हम इसी बॉडी से दूसरा एक कंडक्टिंग बॉडी न्यूट्रल और कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने से क्या होगा भाई, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, आने चालू होंगे। कब तक आते रहेंगे, जब तक दोनों का बेसिकली क्या होगा, पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। इसको मैं बॉडी ए मान लेता हूँ, ये बॉडी बी। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉडी बी पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी ए अब बेसिकली यहाँ पर चार्ज हो गई, हमारा जो पर्पस था वो पूरा हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका इसका जो है, दूसरा तरीका ये है, हम मान लें भाई यहाँ पर सेम सिस्टम ले रहा हूँ मैं। अब मैं दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट ना करके इसको, ये मेथड 2 है, मैं इसको ग्राउंड कर दूँ। ये साइन आपको बहुत मिलेगा आगे, इसका मतलब होता है ग्राउंड या अर्थ करना। तो इसको देखते ही पहले आपके दिमाग में आना चाहिए वैसे पोटेंशियल ज़ीरो होना, बट यहाँ पर अभी इसका कोई बहुत यूज़ है नहीं। हम अर्थ को क्या मानते हैं, एक बहुत ही अच्छा सोर्स मानते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे बॉडी ए पर। ठीक है, कब तक आते रहेंगे, जब तक बॉडी ए का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है। तो अल्टीमेटली ए पर जो अपने को चार्ज मिलेगा वो मिल जाएगा नेगेटिव, ये बॉडी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ भी पर्पस पूरा हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इस रॉड को हटा भी दूँ तो ये बॉडी अपने को चार्ज दिखेगी। ठीक है ना। तो ये तरीके होते हैं, बाकी और भी तरीके होते हैं, बट ये कॉमनली यूज़ 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ठीक है। अब हम किसी बॉडी को किस तरीके से चेक करते हैं कि भाई चार्ज है नहीं है, तो एक इलेक्ट्रोस्कोप करके चीज़ होती है। ठीक है। तो वी कैन चेक द चार्ज ऑन अ बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्कोप। तो बस इतना ही लिख रहा हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा उसके बारे में मैं बताने, गोल्डीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है ये। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि भाई ट्रू टेस्ट बताओ कि बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, वो रिपल्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। तो रिपल्शन इज बेसिकली ट्रू टेस्ट। क्या होता है, रिपल्शन क्या होगा, वो आपका ट्रू टेस्ट होगा। रिपल्शन इज ट्रू टेस्ट। अब क्यों है ट्रू टेस्ट, ये समझें आप। मान लो मेरे पास एक मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है। इसके सामने मैं एक न्यूट्रल बॉडी को रख दूँ। ठीक है। तो न्यूट्रल बॉडी को रखूँगा तो ये अपने पास वाले से नेगेटिव चार्ज, दूर वाले पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये न्यूट्रल बॉडी को भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। और मैं मान लो अपोजिट नेचर की कोई बॉडी इसके सामने रख दूँ तो तब भी ये इसको क्या करेगी, बॉडी अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। तो एक न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो रही है, एक चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो रही है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। वहीं इस बॉडी के सामने, सेम बॉडी के सामने, इधर मैं ले रहा हूँ, मैं सिमिलर नेचर की बॉडी रखूँगा। ठीक है। तो सिमिलर नेचर की बॉडी बेसिकली क्या होगी, यहाँ पर होगी रिपेल। अब रिपेल तभी है जब बॉडी चार्ज है। ठीक है। अगर इसके सामने मैं न्यूट्रल बॉडी को रख दूँगा तो न्यूट्रल बॉडी को रिपेल नहीं कर पाएगा,
रिपल्शन तभी होगा जब बॉडी पर चार्ज होगा। तो आप समझे कि रिपल्शन क्या होता है, वो एक श्योर टेस्ट है, ये ट्रू टेस्ट है किसी भी बॉडी पर चार्ज होने का। ठीक है, तो आज के बेसिकली टॉपिक में हम यहीं तक अपनी चर्चा ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बेसिकली कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और मेरे साथ बने रहें। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।